Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history. In the class 11th history, the chapter Industrial Revolution, that is the very important chapter. My dear student, in this chapter we will try to understand about that the, the industrial revolutions happened in Britain, what was the causes behind that, and what was the role of coal and iron, canals and railway and inventions which happened during 1760 to 1850. During that time, which was pointed out by Tanneby, he explained that this was the very important time in which the broad changes that was introduced not only in Britain but also the European other countries like France, Germany, as well as we had seen that in America also. अमेरिका में भी हुआ था, ब्रिटेन में भी हुआ, ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस और जर्मनी में भी एक बड़ा बदलाव हुआ. ये चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है. क्लास 11th हिस्ट्री क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. My dear, in this chapter, as you know that we studied in my last class about trade, towns and finance. Our towns, trade and finance. Dear, I remind you that what we studied on that day, I mean to say that the previous day, that towns कहता है कि only 1750 to 1800 AD, the 19 metropolitans or mega city emerged. Okay, in 19 mega cities, 11 cities that was in Britain, and among 11, the London was largest among 11 cities. 11 शहरों में लंदन सबसे बड़े शहर के रूप में काउंट हुआ था. ये हमने उस दिन देखा. क्यों? क्योंकि उस समय पर्टिकुलर टाइम पीरियड 1700 पर्टिकुलर टाइम पीरियड इट मीन्स कब की बात हम कर रहे हैं. तो जब भी हम टाइम पीरियड की बात करें तो आप ये समझ लें कि हम कब से यहाँ पे लिखा हुआ है. अगर आप देखिए ये टाइम पीरियड कहता है दो चीजें पढ़ी, दो चीजों में ज्यादातर वृद्धि दिखाई देती है. एक पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई,
और फिर इंडस्ट्रीज के माय डियर स्टूडेंट, लंदन उन शहरों में सबसे बड़े शहर के रूप में था जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, पॉपुलेशन सब थी। पॉपुलेशन के साथ साथ नॉट ओनली पॉपुलेशन, बैंकिंग सिस्टम, ट्रेड, मार्केट सेंटर, और फिर उसके साथ साथ तमाम ऑफिसेस भी डेवलप हुए। कहाँ पे? इसी लंदन में। लंदन में ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी। तो आप इन चीज़ों को देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसीलिए लंदन क्या हुआ, एक बड़े शहर के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट, इफ यू will try to understand that London it became the more prosperous and the economic center during 1780 to 1800 or later 1820 तक आप मान लीजिए। इतने समय में यहाँ पे तमाम सारे चेंजेस हुए। ये तो हुआ सिर्फ एक पार्ट में, टाउन्स के डेवलपमेंट के साथ साथ इन चीज़ों के भी डेवलपमेंट दिखाई देते हैं। और फिर इन्हीं चीज़ों को अब मैं इन सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ और अब आप देखिए सेकेंड पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। ट्रेड, लंदन कहाँ था? अटलांटिक में। तो अब यहां पे पोर्ट सिटी के रूप में एक बड़ा पोर्ट सिटी भी अवेलेबल थी यहां पे। साथ ही साथ ट्रायंगल, ये जो इसको मैं ऐसे बताता हूं आपको, ये जो ट्रायंगल ट्रेड थी, इट मीन्स कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफ्रीका लिखिए ज्यादा बेटर है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट, और इधर यूएसए में वेस्ट इंडीज। तो एक ट्रायंगल के रूप में ये काम कर रहा था। और लंदन साथ ही साथ मैंने आपको बताया मार्केट्स, ऑफिसेस, इट मीन्स आप यहां लिख सकते हैं मार्केटिंग सेंटर, ऑफिसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, का भी विकास साथ साथ हुआ था। तो इससे क्या बना? व्यापार। और फिर जब व्यापार के बाद फिनांस का नंबर आता है तो फिर यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम को आप इंक्लूड कर दीजिए। My dear, these are points which we discussed in your previous class. Today, we will try to understand that the topic, the next topic, that is the coal and iron. But before start this topic, I would like to tell you कि ब्रिटेन में किस तरह के बदलाव आए
इन चीजों ने ब्रिटेन को कैसे बदला? माय डियर, कहता है कि अब अगर आगे की चीजों को आप देखिए कि देश में जो फिनेंशियल सिस्टम, जो बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत हुई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड जो 1694 में स्थापित हुआ, 1784 तक आते आते बढ़कर इंग्लैंड में कुल मिलाकर 100 से अधिक जो प्रोविंशियल बैंक थे वो खुल गए और अगले 10 वर्षों में इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा हो गई। 1780 के डिकेड्स से लेके 1850 के डिकेड्स तक ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसका कुछ कारण हमने डिस्कस किया। गांव से आए अनेक गरीब लोग नगरों में काम करने के लिए उपलब्ध हो गए, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए आवश्यक जो ऋण राशि उपलब्ध कराने के लिए बैंक भी आ चुके थे और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फैक्ट्रियां बनी, इससे सिटी का डेवलपमेंट हुआ। तो एक दूसरे से ये तीनों पॉइंट्स कनेक्टेड थे। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आपको उन्हीं चीजों को बताना चाहता हूं जो एक दूसरे से क्या कनेक्टेड हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोल एंड आयरन। कोल एंड आयरन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वाई? बिकॉज ये दोनों टॉपिक थोड़ा मैं अगर इसको कर दूं, कोल एंड आयरन दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कोल नहीं होगा तो टेम्परेचर, और टेम्परेचर नहीं होगा तो स्मेल्टिंग का काम, स्मेल्टिंग, और स्मेल्टिंग नहीं होगी प्रॉपरली तो स्टील प्रॉपर डेवलप फॉर्म में नहीं बनेगा। आयरन एज यू नो दैट ये कोल और आयरन ओर। चलिए मैं आयरन को बताता हूं। आयरन जो कि नेचुरली 4 पार्ट में मिलती है, साइडेराइट, लिमोनाइट, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सैंडराइट, लिमोनाइट, 4 प्रकार के जो आयरन ओर प्राप्त होते हैं। इस आयरन ओर को जब तक स्मेल्ट नहीं करते, पिघलाते नहीं है, तब तक ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं आती। तो स्मेल्टिंग होना होता है किसका? आयरन ओर का। आयरन ओर, ये जो आयरन ओर इनकी, और ये कन्वर्ट होकर प्रॉपर स्टील बनते थे। तो स्टील बनने के क्रम में इन दोनों का कनेक्शन बहुत जरूरी है। दोनों की एक दूसरे की आवश्यकता होगी तभी स्टील्स बनेंगे। चलिए अब ये थोड़ी देर के लिए मैं इन चीजों को हटाता हूं और आपको समझाता हूं। आयरन स्टील्स, अब इस पहले चारकोल का इस्तेमाल होता था, जो कम टेम्परेचर, लेस टेम्परेचर देती थी, जिससे परफेक्ट स्मेल्टिंग का काम नहीं हो पाती। तो अब क्या किया लोगों ने? जब नेचुरल ओर उन्होंने ढूंढा, नेचुरल कोल का जब पता चला, तो अब स्मेल्टिंग
आयरन स्मेल्टिंग ठीक से होने लगी. It is fortunate for Britain that the iron ore and the coal mines and iron mines that was situated near. When we will discuss the next topic, the topic is the I think next to next topic है आपका कि ट्रांसपोर्टेशंस में कैनाल्स एंड रेलवे वेयर वी स्टडीड अबाउट दोनों ने कैसे एक दूसरे से कनेक्ट किया, दोनों के अपने क्या मीनिंग्स है. सो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड आपको इसको समझना चाहिए, देखना चाहिए कि कोल और आयरन के लिए क्या चीज़ें, कौन सी दशाएं जरूरी थी ब्रिटेन में. और आपको ये भी समझना चाहिए कि किस तरीके से ये कोल और आयरन ने ब्रिटेन की पूरी दशा बदल दी. औद्योगिक क्रांति लाने में कोल और आयरन ने महत्वपूर्ण रोल निभाया. देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोल एंड आयरन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज हम लोगों ने इस पे बातें की थी. चलिए लेट्स स्टार्ट. हम इस पे फिर से बात कर लेते हैं. आपको एक बार फिर इस रिवीजन क्लासेस में कुछ चीज़ों को फिर से बताते हैं. आप एक बार फिर से देखिए उन चीज़ों को जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको. माय डियर, मैंने आपसे कहा था कि इंग्लैंड में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इंग्लैंड में लोहा और कोयला दोनों पास पास उपलब्ध थे. लोहा और कोयला पास पास उपलब्ध होने के चलते ये लंदन के लिए, ये ब्रिटेन के लिए सौभाग्य की बात थी कि लोहा और कोयला पास पास पाए जाते थे. कोयला और लोहा ये बहुतायत में उपलब्ध थी. इनके अलावा वहाँ उद्योगों में काम में आने वाले और भी मिनरल्स जैसे लेड, जैसे कॉपर, जैसे टीन, जैसे अदर इस तरह के तमाम सारी चीजें सॉरी ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी. और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इंग्लैंड वाज फॉर्चुनेट इन द कोल एंड आयरन ओर. The staple materials for mechanization were coal and iron ore that were available. पास पास दोनों पर थे अवेलेबल. Okay, so dear student, as I told you that England was so fortunate that coal and iron ore, the staple materials for mechanization, were plentiful available, as were other minerals, lead, copper and tin, that were used in industry. However, until the 18th century, there was the scarcity of the usable iron. Iron is drawn out from ore as pure liquid metal by a process called smelting. For construct the charcoals from burnt timber was used for the smelting process. This had several problems. Charcoal was too fragile to transport across long distance. Its impurities produced poor quality iron. It was in short supply because my dear, forest had been destroyed for a timber and it could not generate the high temperature. The solution to his problem had been sought for years before it was solved by family of iron masters, the Derbys of the Shropshire. In the country, I mean to say that in Britain, the Derby family very famous for the iron industry.
In the course of half century, the three generations of this family, grandfather, father, and son, all called Abraham Darby, brought about the revolution in the metallurgical industry. It began with an invention in 709 by the first Abraham Darby. This was a blast furnace that would not coke, which could generate high temperature. Coke was derived from coal by removing a sulfur and impurities. These inventions meant that the furnace no longer had no depend on charcoal, the metal iron that emerged from these. The furnace permitted the finer and larger the casting than before. Dear, यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? एकदम क्लियर कहता है आथर आपसे कि अब समय वो था जब धीरे धीरे क्या किया गया, चारकोल की जगह पे नेचुरल कोल का इस्तेमाल स्मेल्टिंग में किया जाने लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एज आई टोल्ड यू, कि ये किस तरीके से अब चारकोल की जगह इसका प्रयोग किया गया। आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि लकड़ी इसलिए भी, लकड़ी से बने कोयले चारकोल इसलिए भी महंगे पड़ रहे थे क्योंकि वो दूर से मंगाए जाते थे, उनके ट्रांसपोर्टेशन का खर्च उसमें जुड़ता था। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के खर्च के साथ ही और भी चीजें जो महत्वपूर्ण थी, जैसे कि लकड़ी से बने हुए कोयले से उच्च ताप नहीं प्राप्त होती थी, हाई टेम्परेचर जनरेट नहीं हो पाती थी। उसकी जगह जो कोल था, जो नेचुरल कोल था, कोक, उससे जो टेम्परेचर उत्पन्न होता उससे बहुत कम होती थी। इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, ये काठ का कोयला, चारकोल का प्रयोग जो हो रहा था वो बाहर होने लगा अपनी अशुद्धताओं के कारण। काठ कोयला को लंबी दूरी से लाना और ले जाना पड़ता था। इस प्रक्रिया में वो टूट जाती थी, उसमें अशुद्धताएं आ जाती थी और इससे खराब किस्म के लोहे का उत्पादन होता था। ये उच्च तापमान पैदा करने में भी सफल नहीं हो पाता था। इस समस्या का कई वर्षों से हल ढूंढा जा रहा था और अंतोगत्वा श्रोपशायर का एक डर्बी परिवार, जो स्वयं आयरन इंडस्ट्री में अपने को इन्वॉल्व किए हुए था काफी दिनों से, उन लोगों ने इस पे काम किया। ये डर्बी परिवार ने, जो स्वयं लोहा बनाने में मास्टर थे, उन्होंने इस समस्याओं का हल निकाल दिया। आधी शताब्दी के दौरान इस परिवार की 3 पीढ़ियों ने, ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, इन सभी को अब्राहम डर्बी के नाम से जान लेते हैं। इन्होंने इस मेटल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी और इस क्रांति का प्रारंभ 709 में उस समय हुआ जब अब्राहम डर्बी 1617 द्वारा किए गए जो इन्वेंशंस थे, ये इन्वेंशंस जो धमन भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस का उन्होंने आविष्कार किया। ये ब्लास्ट फर्नेस जो था, उसे सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया। कोक से उच्च तापमान उत्पन्न करने वाली जो शक्ति थी वो प्राप्त की गई। पत्थर के कोयले से सल्फर के अपद्रव्य निकालकर तुमको तैयार किया गया था। और इस आविष्कार का फल ये हुआ कि बड़े पैमाने पे आयरन इंडस्ट्री क्या हुई, फ्लोरिश हुई, या उसकी डिमांड बढ़ गई। तो इस प्रकार डर्बी फैमिली ने आयरन इंडस्ट्री के लिए एक क्रांतिकारी कार्य किया। आई होप यू आर गेटिंग what I am telling you, my dear student. हमने आपसे कहा कि 709 में जो अब्राहम डर्बी थे, उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस की खोज की और इस कोक का इस्तेमाल किया। कोक में उच्च तापमान उत्पन्न करने की शक्ति थी और वह पत्थर के कोयले से गंधक को निकाल के, सल्फर को निकाल के एक बेहतरीन, एक अच्छे प्रकार का कोयला बनाते थे, निर्माण करते थे। तो इस तरीके से जो कोयला बनता था, वो कोयला स्मेल्टिंग में परफेक्ट होता था।
इन भट्टियों से जो पिघला हुआ लोहा निकलता था उस पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई की जा सकती थी। इस प्रोसेस में कुछ और आविष्कारों के द्वारा और आगे सुधार किया गया। अब्राहम डर्बी सेकेंड जो 1711 से 68 थे, उन्होंने ढलवा लोहे या पिग आयरन से पिटवा लोहा रॉट आयरन का विकास किया। पिग आयरन से रॉट आयरन बनाया, जो रॉट आयरन कम भंगुर था, कम हाथ टूटता था। फिर हेनरी कोट 1740 to 1823 जिन्होंने पिघले लोहे से अशुद्धि दूर की और उसे परफेक्ट प्योरीफाई किया और लोहे से छड़ तैयार करने के लिए भाप की शक्ति का प्रयोग किया। लोहे से अनेक वस्तुएं बनाई जाने लगी। चूंकि लोहा टिकाऊपन अधिक था, इसलिए उसने मशीन और रोजमर्रा की चीजों के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल निभाया। अब लोहे से पानी की पाइप, कुर्सियां, मेज, फर्नीचर की जगह लोहे के फर्नीचर बनने लगे। अलमीरा, इन चीजों का निर्माण होने लगा और ये सारी चीजें धीरे धीरे पूरी तरीके से क्या कर रही थी, परिस्थितियों में बदलाव ला रही थी। माय डियर, एज यू नो दैट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि डर्बी फैमिली ने मानव के जो सामान्य जीवन था उसको बदल दिया। अब मानव के सामान्य जीवन में लोहे ने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी। लोहे की बनी हुई वस्तुएं मानव के घर में ऐसे मौजूद होने लगी जैसे वो पूर्व में लकड़ियों की वस्तुओं के रूप में दिखाई देती थी। लकड़ी से बने फर्नीचर, लकड़ी की बनी कुर्सियां, लकड़ी से बने पाइप, ये सारी चीजें अब इस लोहे ने ले लिया। चूंकि लोहा टिकाऊपन अधिक था, इसलिए इसे मशीन और रोजमर्रा की जिंदगी में यूज किया वाली वस्तुएं बनाई जाने लगी। लकड़ी तो कट जाती थी, समय के साथ सड़ जाती थी, लेकिन लोहे में इस तरह की कोई थी। 1770 के डिकेट्स तक आते आते जॉन विल्किंसन ने सर्वप्रथम लोहे की कुर्सियां, शराब की भट्टियों के लिए पाइप की टंकियां और लोहे के सभी आकार की नलियां, पाइप बनाए। 1779 में डर्बी तृतीय ने विश्व में पहले लोहे का पुल कोलब्रुक डेल में सेवर नदी पर बनाया। विल्किंसन ने पानी की पाइपें पेरिस को पानी की आपूर्ति के लिए 40 मील लंबी पहली बार ढलवा लोहे से बनाई। इसके बाद लोहा उद्योग कुछ खास क्षेत्र में प्रयोग किया जाने लगा और इस तरीके से ब्रिटेन में ये सबसे महत्वपूर्ण रोल में आ गया। अब लोहे से पाइप बनने लगी। लंबी सप्लाई के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए लोहे के पाइप का प्रयोग किया जाने लगा। सेवर नदी पे एक कोलब्रुक डेल में लोहे का पुल बना दिया गया। तो इस तरीके से लोहा दिन प्रतिदिन क्या कर रहा था, अपना इंपॉर्टेंस प्रूव करते जा रहा था। समय के अनुसार वो अपने को आवश्यक वस्तु के रूप में स्थापित कर रहा था। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू माय डियर स्टूडेंट। वहां से 5 तटीय कोयला क्षेत्र थे जो उत्पादन में लगभग सीधे जहाजों से लदवाए जा सकते थे। चूंकि कोयला क्षेत्र समुद्र के पास थे, इसलिए जहाज निर्माण के कारोबार और नौ परिवहन का व्यापार खूब बढ़ा। ब्रिटेन के लौह उद्योग ने 1800 से 1830 के डिकेड्स के दौरान अपना उत्पादन चौगुना कर दिया। उसका उत्पादन पूरे यूरोप में सबसे सस्ता था। 1820 में 1 टन ढलवा लोहा बनाने के लिए 8 टन कोयले की जरूरत होती थी, किंतु 1850 तक आते आते यह मात्रा घट गई और अब केवल 2 टन कोयले से 1 टन ढलवा लोहा बनाया जाने लगा। 1848 तक यह स्थिति आई कि ब्रिटेन द्वारा पिघलाए जाने वाले लोहे की मात्रा बाकी सारी दुनिया द्वारा कुल मिलाकर पिघलाए जाने वाले लोहे से अधिक थी। तो इस प्रकार हमने कई सारी चीजें देखी। एक मात्र आयरन और कोल ने किस तरीके से ब्रिटेन की पूरी परिस्थितियों को बदल दिया, ब्रिटेन में किस तरह से बदलाव आया है। Dear, it is very strange matter. We should never forget that the role of iron and coal in the industrialization was very much important. And coke and the role of Derby families also we should never forget. किस तरीके से तीनों
डर्बी फैमिली के 3 जनरेशन ने किस तरीके से महत्वपूर्ण काम किए। लोहा उद्योग का विकास हुआ और धीरे धीरे पूरे यूरोप में और फिर क्या पूरी दुनिया में लौह तकनीकी में, आयरन इंडस्ट्री में ब्रिटेन ने अपने को स्थापित कर लिया। तो ये पॉइंट्स था जिसको आपको पढ़ना था। अगर आराम से इसको हम पढ़ें, सामान्य भाषा में इसको हम देखें, तो हमें अब 3 चीज़ों को कैटेगराइज करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, और फिर हम इसको आसानी से क्या समझ सकते हैं। जैसे मैं भी बताता हूँ आपको। तो इस प्रकार हम इस टॉपिक को फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और इन चीज़ों को आप एक बार रिवाइज करिए, फिर आप डर्बी फैमिली की इंपॉर्टेंस को समझिए। फिर आप, आई थिंक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट दैट व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे। माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी should try to understand about the development of iron industry in Britain and how can he what अपने को स्थापित किया इस इंडस्ट्री में, role of Derby families and the role of the coke, I mean to say that natural coal in the iron industry. These all points which we have discussed today. तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, इससे बातें करेंगे। गुड बाय, टेक केयर।